नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं शिमला शहर के ऐतिहासिक सफर की और वर्तमान के परिदृश्य की भी। शिमला पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में बसा एक शहर। बीते वक्त के साथ कई कहानियां और इतिहास के कई पन्नों को खुद में समेटे हुए ये शहर। वक्त के साथ साथ क्या कुछ बदलाव इस शहर में आए, किस तरह से एक समय में ब्रिटिश की राजधानी का केंद्र ये शिमला आज पूरे विश्व भर में पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ की गलियों से लेकर शिमला के मॉल रोड तक हर जगह एक पुरानी याद की खुशबू और नए रास्तों की गूंज महसूस होती है। आज कार्यक्रम में आपको रूबरू कराएंगे इसी शिमला शहर के उस चेहरे से, किस तरह से शिमला वक्त के साथ बदला है और किस तरह से वक्त के साथ साथ गुजरते दौर के साथ साथ शिमला ने अपने आप को ढाला है और नए स्वरूप में अपने आप को नयापन दिया है। जो पुरानी यादें हैं किस तरह से वो नए रास्तों से मिलेगी। आज कार्यक्रम में कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे तो कुछ नए पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं पहलुओं पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं तमाम जानकारी देने के लिए। शिमला के इतिहास से आप सभी को रूबरू कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमित राज विशिष्ट जी, जो कि एक इतिहासकार है। शिमला के खास तौर पे बेहद ही बारीकी से इसके इतिहास की जानकारी रखते हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको बताएं कि जिस तरह से जो हमारा इतिहास है वो हमें हमारे अतीत से रूबरू करवाता है और हमारा अतीत हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारा जो ये सफ़र रहा वो किस तरह का रहा है, कितने पड़ाव हमने इस सफ़र में देखे हैं और कितने उतार चढ़ाव इस सफ़र के दौरान हमने महसूस किए हैं, हमने जाना है किस तरह से ये सफ़र जो है हमें भविष्य की ओर लेकर जाता है। सबसे पहला सवाल यही सर कि जो इतिहास है शिमला का वो किस तरह का रहा और प्रारंभिक जो दौर रहा वो कैसा रहा? प्रारंभिक दौर देखिए, जब अंग्रेज़ आए उससे पहले तो कुछ खास था नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा गांव था जिसमें करीब 12-15 घर थे। अंग्रेज़ आए, उन्होंने इस जगह को पसंद किया और उन्होंने डिसाइड किया कि पहले तो इसको एक रिट्रीट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैदानी इलाकों की गर्मी थी उससे बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया। उस वक्त शिमला में दिक्कतें उनको बहुत आती थी, रहने की जगह नहीं थी, कुछ मिलता नहीं था यहाँ पे, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो जो कुछ भी ज़रूरतें थी उनकी वो अपने साथ लेके आना पड़ता था उन्हें, उस सामान को पूरा करने के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सामान लेके आना पड़ता था। तो करीब 30-35 साल तक ये प्रैक्टिस चली। फिर धीरे धीरे ये एक सैनिटोरियम बना, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस उस समय एक बड़ी कॉमन डिजीज़ थी और लोगों को पहाड़ों में भेजा जाता था बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर। ओके। तो सैनिटोरियम बना और उसके बाद फिर ये समर कैपिटल बना। जब सड़क बन गई, म्यूनिसिपैलिटी बन गई, लोगों ने आगे बसना शुरू कर दिया और लोगों को ये समझ आ गया कि अगर उस गर्मी से बचना है तो मौज मस्ती भी करनी है और अपना काम भी करना है। तो फिर उन्होंने ऑफिशियली जो है इसे डिक्लेयर कर दिया सन 1864 में कि ये अब हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी। असल में शिमला ने जो शेप लेनी शुरू की है ये 1864 के बाद एक्चुअल में शिमला बनना शुरू हुआ। तो आप वाइसरीगल लॉज से लेके और ऊपर बांसकोट या पीछे संजौली तक भी अगर जाएं तो जितना ये पुराना शिमला है ये करीब 90% उस दौर में बना है। ठीक है। जो 12 आपने कहा कि वो जो 12 घर थे जहाँ से शिमला की शुरुआत हुई, क्या आज भी उनके वंशज जो है वो यहाँ पे मौजूद है शिमला में? जी ज़रूर, वो कहीं ना कहीं तो हैं। मैं हालांकि उनसे कभी रूबरू तो नहीं हो पाया, फेस टू फेस कभी उनसे बात नहीं हुई, मगर किसी के ज़रिए पता लगा, मगर अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हुई, या उनमें से किसी ने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट किया किसी पोस्ट पे तो समझ आया कि ये शायद उन लोगों के वंशज हैं। तो और मेरा ख्याल है, और कुछ लोगों से और भी मैंने जब बात की थी, तो लगता है कि वो एनाडेल के आसपास या गोलछा विलेज जो है और उसके आसपास जो गांव है वहाँ पे कहीं जाके वो लोग बस गए थे। ठीक है। क्या आपको लगता है कि शिमला का जो इतिहास है और हमारी जो विरासत है उसकी झलक जो है आज भी शिमला की वजूद में शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल, और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सरकारों का जिन्होंने एक हेरिटेज जोन डिक्लेयर किया। हालांकि शिमला के आसपास का जो इलाका है वहाँ तो बहुत ज़्यादा
मामला ख़राब होता चला जा रहा है, बहुत से क्लस्टर एक तरह से बनता चला जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गया, गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, मकान बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मगर जो शिमला का जो पुराना हिस्सा है, जैसे हेरिटेज जोन डिक्लेयर किया गया, उसमें तो आप देखिए कि चाहे आप इमारतों के ज़रिए, चाहे यहाँ तक कि बिजली के खंभे, यहाँ तक की रेलिंग, यहाँ तक कि यहाँ का रहन सहन में जो उस समय की छाप है, कॉफ़ी हाउस की चुस्कियाँ, लोगों का मिलना जुलना, स्कैंडल पॉइंट पे आना जाना, माल लोड के चक्कर है। और लाला लाजपत राय जी की मूर्ति है, वो कहती है कि एक चक्कर और ये बड़ी पुरानी कहावत रही है शिमला की। तो वो इतिहास तो यहाँ झलकता है, नज़र आता है, और कोई भी जब बाहर से आता है यहाँ पे उसको एकदम से लग जाता है कि हाँ, ये वो पूरे पुराने शिमला की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो एक इतिहासकार की नज़र से कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे किस्से, कुछ अनूठी कहानियाँ जो आम लोगों को, जो लोगों को नहीं मालूम है कि हाँ, शिमला की एक ऐसे भी किस्से हैं, कुछ ऐसे किस्से जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें आप। बहुत हैं, बेशुमार हैं, मैं कहूँगा। आप अगर शुरुआती दौर की बात करें, जब अंग्रेज़ों ने असल में आना शुरू किया था यहाँ पे, तो उसी वक्त को देखिए। मैं कई लोगों से जब बातचीत करता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं उनसे बातचीत करता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि उन लोगों को नहीं मालूम इस बारे में। किसी ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो वो पहुँचते कैसे थे यहाँ पे। उस ज़माने में मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रांसपोर्ट के नाम पे बैलगाड़ियाँ थी, घोड़ा गाड़ियाँ थी, हाथियों पे लोग चलते थे, ऊँटों पे लोग चलते थे। तो करीब 2,500-3 हज़ार किलोमीटर का सफ़र कलकत्ता से यहाँ तक, और कालका तक तो चलो फिर भी वो सड़क थी तो आ जाते थे, कालका के बाद तो सड़क भी नहीं थी, और बीच में जो तकलीफ़ें आती थी, ये कहानियाँ मतलब उस समय की हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। बीच में जो तकलीफ़ें उनको झेलनी पड़ती थी वो ये था कि कभी नदियाँ पार करनी है, कहीं कोई लुटेरे आ गए, कहीं जंगली जानवर आ गए, रहने की जगह नहीं है, रास्ते में टॉयलेट्स नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये सारी बड़ी खूबसूरत कहानियाँ। तो ये इतनी तकलीफ़ें झेली आखिर क्यों? ये अच्छा सवाल है आपका। ये इसलिए झेली क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। जो पहली स्टेटमेंट शिमला के बारे में दी गई थी कभी किसी एक अननोन अंग्रेज़ ऑफिसर के ज़रिए, वो ये थी कि द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस रिजेंबल्स स्कॉटलैंड। और ये एक चीज़ थी, दिस इज़ व्हाट फैसिनेटेड देम। एग्जैक्टली, देन ओनली ना उन्होंने यहाँ पे मिनी स्कॉटलैंड बना दिया। मिनी स्कॉटलैंड बना दिया। वो लोग आए, उन्होंने देखा कि ऐसी क्या बात है, यहाँ का जो रिज है इसकी अपना ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है और उसकी वजह से क्लाइमेट ऐसी है। तो ये जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल से इसका जवाब बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज, आपने क्लाइमेट का जिक्र किया है, तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसी बड़ी समस्या है, उग्र समस्या है, जो आजकल जो है बहुत ही आम हो गई है। ग्लोबलाइजेशन से बात कर लो, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लो, बहुत बदला है। शिमला की खास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी परिवर्तन आया। और हाल ही के दिनों में जो है हिमाचल प्रदेश के परिवेश में अगर मैं बात करूं तो जो मैदानी इलाके हैं, करीब 50 मीटर के करीब जो विजिबिलिटी जो है वो शून्य होगी। इतना ज़्यादा बुरा हाल है मैदानी इलाकों की, 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी बदलाव आया है। शिमला शहर कैसे इम्पैक्ट होता है और यहाँ पर किस तरह से हम व्यवहारिक तौर पे एक आम नागरिक जो है इन सब चीज़ों को कम करने में अपना योगदान दे सकता है? देखिए, जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है, वो हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज तो है नहीं। बिल्कुल। पहाड़ों में कहीं पे कोई प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है जिनमें धुआं निकलता हो, रेलगाड़ियाँ इतनी नहीं हैं जिनसे धुआं निकलता हो। यहाँ पॉल्यूशन अगर है वो तो यहाँ की लोकल गाड़ियों की वजह से है। जो एयर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरा, जो पहाड़ों को खोदा जा रहा है, पहाड़ों में सड़कें जगह जगह बन रही हैं, जगह जगह टनल्स बनाई जा रही हैं, वो भी एक रीज़न बनता है। तो उसकी वजह से जो लोकल लाइफ जो जिस पे असर पड़ता है वो काफ़ी बुरा असर पड़ता है। जो मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, उनको डेवलपमेंट चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, इट इज़ नॉट डेवलपमेंट, ये एक तरह की डिस्ट्रक्शन है। हम कुदरत के साथ जुड़ के अगर जिएँ तो ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे, मगर हम इंसान हैं, हमें हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। हम जब देखते हैं कि कोई चीज़ बड़ी चमक धमक वाली है तो हम उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, और वही हम लोगों ने किया। 1990 तक का शिमला या सन 2000 तक का शिमला वो शिमला था जो हम लोगों ने या हमारे बाप दादाओं ने शिमला देखा था या संजो के रखा था। बाद का शिमला जो है, जब से ये पैरा बैंकिंग आई,
जब से इजी मनी आया, जब से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आई, तो वो एक पीढ़ी के साथ साथ वो बदलता चला गया और बदलता चला जा रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे ये जो इसका जो इतिहास है ये शायद ख़त्म तो ना हो, मगर इतना ज़्यादा ये छुप जाएगा कि लोग इसको बताने के लिए स्पेशल कोई ना कोई कार्यक्रम करने पड़ेंगे कि ऐसा हुआ करता था। तो उस चीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है और उसको बचाने के कई तरीके हैं जो सरकारें ही कर सकती हैं। इस सवाल पर हम दोबारा आएंगे, लेकिन एक बात जो आपने थोड़ी हमारे सवालों के जवाब देते हुए आपने कहा था कि एक टाइम था जब गाड़ियों को लेकर मैं, क्योंकि आज के समय जो क्योंकि एक पर्यटन क्षेत्र है तो नेचुरल सी बात है कि बाहर से टूरिस्ट आता है, ना केवल इंडिया से बल्कि विदेशों से बहुत ज़्यादा मात्रा में शिमला में जो है टूरिस्ट पहुंचता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट सीज़न है, लंबी लंबी कतारें जो है जाम की लगी रहती है, बहुत ज़्यादा समस्या शिमला शहर को इससे जूझना पड़ता है, जाम से जूझना पड़ता है। एक समय था, मैं कहीं पढ़ भी रही थी और आपसे मेरी बातचीत भी हुई थी कि मात्र 3 गाड़ियाँ जो है वो परमिटेड थी। वो क्या किस्सा है, उसके बारे में बताएं। वो था जब मोटर कार अभी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे पहले रेलवे आ चुका था और ट्रांसपोर्ट के नाम पे वही बैलगाड़ियाँ होती थी, घोड़ों पे चलते थे लोग। तो गाड़ियाँ जब आई तो सिर्फ 3 लोगों को अंग्रेज़ी सरकार ने ये परमिशन दी थी। उसमें एक वायसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे और कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद उनके अलावा और किसी को गाड़ी रखने की परमिशन नहीं थी। बाद में धीरे धीरे आम आदमी ने गाड़ियाँ रखनी शुरू की, मगर हम ये देखते हैं, जो मैंने अभी पहले भी बात की कि 1990 तक का शिमला तो वही था, या 2000 तक का जो हमारे बुजुर्गों ने देखा। उस बाद में जब ये गाड़ियाँ आसानी से मिलने लग गई तो लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया उसे, और फिर सरकारों ने भी उसे परमिशन दी और इस तरह से बढ़ती चली गई। ठीक है, 3Ws शिमला के काफ़ी फेमस है, वेज, वेदर एंड वेमेन। 3Ws ऑफ शिमला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वेज का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि अक्सर कहते हैं आप तो पहाड़ी हैं, शिमला वाले हैं, आपको तो चलने की आदत है जी। और बहुत कम जगहें अब शिमला में रह गई है जहाँ पर लोग पैदल चलना जो है पसंद करते हैं। एक समय था हर जगह ही पैदल जाना को प्रेफर भी करते थे और जाया भी करते थे लोग। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? खैर, हम लोग तो अभी भी पैदल ही चलने वाले लोगों में से हैं और बहुत से लोग अभी भी मैं देखता हूँ जो अपने घर से मालरोड तक अगर आ रहे हैं तो आना या जाना वो पैदल करते हैं वो लोग। और ये पैदल चलने की आदत है जो हम लोगों को फिट भी रखती है, हेल्दी रखती है। हाथ पीछे रखे हुए और धीरे धीरे कदम दर कदम चढ़ते चढ़ते जो गप्पे लोगों की शुरू होती हैं और बातें चलती हैं, वो चीज़ें अब डिज़ोल्व होती जा रही हैं। बिल्कुल। काफ़ी सारी सड़कें हैं जिन्हें खोल दिया गया ट्रांसपोर्ट के लिए। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जहां ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है, मगर फिर भी लोग चले जाते हैं। आप माल रोड के चारों तरफ देखिए, चाहे आप साउथ की तरफ से या नॉर्थ की तरफ से, जो भी पतली गली है, जो छोटी सड़क है ऊपर तक जा रही है, वहाँ मोटरसाइकिलें, 2 व्हीलर्स। उसका रीज़न ये है कि वो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को पार्किंग की समस्या आती है। और बाहर से जो आने वाले लोग हैं जो यहाँ के काम करते हैं, बस तो नहीं सकते मगर काम करने के लिए आ सकते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि शिमला में आगे शिमला के साथ बिहेव कैसा करना है। एग्जैक्टली, है ना? जब आप किसी शहर में जाओ तो उसकी सोल को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये खाली शिमला में नहीं, मैं कहूँगा हर शहर के साथ ये लागू होता है और होना चाहिए। हम लोग भी जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम दूसरे के कल्चर को समझते हैं और अपने आप को उसके साथ मर्ज करते हैं, ना कि वो अपने आप को हमारे साथ मर्ज करें। तो ये जो लोग बाहर से आते हैं उनको थोड़ा इन्हें मालूम नहीं होता कि शिमला के साथ बिहेव किस तरह का करना है। शिमला चाहता क्या है आपसे। शिमला आपको बहुत खूबसूरती देगा, बहुत प्यार देगा, एक बहुत अच्छा अपना इतिहास बताएगा, मगर आप अगर उसके साथ मिसबिहेव करेंगे तो फिर वो ख़राब होगा, वो बेचारा कर तो कुछ नहीं पाएगा। शिमलाइट्स के लिए तो शिमला एक इमोशन है। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि शिमला ये एक शहर नहीं है, बल्कि ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक थॉट है। किसी ने बनाया था तो एक कुछ सोच के बनाया था। उन्होंने राजधानी बनाया बाद में, मगर पहले एक ये रिट्रीट था, यहाँ कुछ नहीं था। तो वो लोग सब कुछ लाते थे, ये बनाते थे, जो चीज़ें नहीं होती थी उसे क्रिएट करते थे या लेके आते थे। ठीक है, ये तो बात रही इतिहास की, पर वर्तमान परिदृश्य में जब हम देखते हैं जिस तरह से बदलाव हुए हैं शिमला शहर के अंदर और जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है शिमला, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पर शिमला शहर अपनी पहचान खो रहा है? क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में कि जैसा शिमला था जब हमने भी देखा और आज शिमला को जब हम देखते हैं तो कंक्रीट का एक जंगल दिखाई देता है। जी,
कंक्रीट का जंगल तो ये दिखाई देता है, मगर चारों तरफ शिमला के जो विसिनिटी की अगर हम बात करें, ये मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा अथॉरिटीज़ का कि उन्होंने ये जो हेरिटेज जोन डिक्लेयर किया, एटलीस्ट वहाँ पे ये बचा हुआ है। मगर कभी ना कभी ये देखने को मिल जाता है कि महीने में एक बार कभी आप किसी अननोन गली की तरफ चले गए तो अचानक एक नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, बिल्कुल, जो नहीं होनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर बाज़ार में जैसे एक लिफ्ट बना दी गई जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 200 सालों से यहाँ के बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं सब पैदल चलते जा रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? उन चीज़ों से बचा जाए। जहाँ पे गाड़ियों की ज़रूरत है, जितनी लिमिटेड, जैसे एम्बुलेंस हर जगह अलाउड है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये चौड़ा मैदान की सड़क है, इसे किस लिए क्या ज़रूरत थी इसको खोलने की? आपने आधे से ज़्यादा हेरिटेज जोन ख़त्म कर दिया। कहने को आपने डिक्लेयर किया कि ये हेरिटेज जोन है, मगर सड़कें खोल के आपने उसको ख़त्म कर दिया। जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, जो पर्यटक यहाँ पे आ रहा है, वो यही सब चीज़ें देखने आता है। और अगर हम लोग उसे बता नहीं पाते ठीक से और उस समय हमें डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर आप अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को वेलकम कैसे करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप टूरिज़्म की वजह से आप लोकल लोगों को दिक्कत करें या उनके लिए कोई परेशानी खड़ी करें, मगर कुछ ऐसा किया जाए कि जितना बचा हुआ है कम से कम उसे हम बचा के रखें। और ये सरकारें कर सकती हैं। बिल्कुल, हाँ, और हम लोग तो कह सकते हैं, हम लोग एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है हम करेंगे। हर इंसान की एक अपनी मेरा ख्याल से नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आप अपने शहर को प्यार नहीं करेंगे तो अपने देश को कैसे प्यार कर पाएंगे? तो इसलिए अपने शहर के लिए तो जियो कम से कम। शिमला शहर जब बना था तो 25,000 लोगों के रहने के लिए बना था, और आज वर्तमान में करीब करीब 250 से 2.5 लाख के करीब जो है वो पॉपुलेशन बढ़ गई है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम करीब 2-1 साल से देख भी रहे हैं कि किस तरह से त्रासदी आई, हम सभी वाकिफ़ हैं। किस तरह के गम, ना कभी ना भुलाने वाले गम हम कर गई है। पर कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि इसके पीछे का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं हम ही हैं। हम ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रिक्टनेस है नहीं सूर, क्योंकि 25,000 और 2.5 लाख बहुत बड़ा गैप है। 25,000 के लिए बसें और कहाँ 2.5 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं 2011 की जो पॉपुलेशन की जो काउंटिंग हुई उसके हिसाब से। बिल्कुल, इसके बारे में आपकी राय? देखिए, मैं नहीं समझता कि सारे इल्ज़ाम हम सरकारों पे लगाते हैं। आपने कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल है। एक शहरी होने के नाते आप कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? जब से डिस्पोजेबल इनकम आई है, जब से इजी मनी आया, हर इंसान की इच्छा, पहली इच्छा ये रही कि मैं गाड़ी खरीद लूँ। वो रहने के लिए घर नहीं खरीदता, वो घर नहीं बनाता, गाड़ी पहले बनाता है, गाड़ी पहले खरीदता है। एक गाड़ी आ जाती है तो फिर दूसरी खरीदता है, दूसरी 2 आ जाती है। मैं यहाँ किसी से मिला था, किसी फैमिली से, उनके परिवार में 14 लोग हैं और 19 गाड़ियाँ उनके पास। ह्यूज नंबर ऑफ कार्स। हाँ, तो मुझे लगा कि आधा जाम तो आप ही लोग लगा रहे हैं शायद यहाँ पे। तो इस तरह की सोच के साथ अगर आप चलेंगे और फिर आप कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो आप अपनी तरफ से क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप सरकार को बोलते हैं कि यहाँ पे वो गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह नहीं बनती। आपने गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खरीद ली कि कितनी पार्किंग बनाए, ये भी तो समझिए। जहाँ आपकी ज़रूरत एक गाड़ी की, आपने 2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा में खरीद के अपने घर के बाहर खड़ी कर दी और सिर्फ धूल खा रही हैं। यहाँ कंट्रोल क्यों नहीं करते अपने आप को? एक यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी आती है। उसके बाद आपने पैदल चलना बंद किया तो आपने अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। शिमला देखिए ना, शिमला क्या है? शिमला एक वॉकर्स पैराडाइज है। शिमला पैदल चलने वालों का शहर है, हमेशा रहा। हमने बचपन से देखा, फागली से एनाडेल तक जाना, अपना बालूगंज से सेक्रेटेरिएट तक जाना, संजौली से यूनिवर्सिटी तक जाना, लोग पैदल ही करते थे। मगर आज वो पीढ़ी कहाँ चली गई ये समझ नहीं आता। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ना शिमला के लोगों को अर्थराइटिस और ये बीपी और ये शुगर, ये बीमारियां जो हैं ये बढ़ने वाली हैं और डॉक्टरों की चांदी होने वाली है। तो आप मानते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है फ़ायदे कम, नुकसान जो है वो ज़्यादा शहर को देखने मिल रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी शिमला को बनाना है, स्मार्ट सिटी बन रही है, काम प्रोसेस में चल रहा है। शिमला शहर जो है
उसकी जो सोल है, क्या आपको लगता है कि बदलते वक्त के साथ वो सोल अपना अस्तित्व खोती जा रही है? बिल्कुल खो रही है। पहले तो मैं कहूँगा स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे थे, तो आप क्या स्मार्ट बनाएंगे? शिमला ऑलरेडी स्मार्ट है। आप स्मार्ट नहीं बना रहे, आप शिमला को खराब कर रहे हैं, डी स्मार्ट कर रहे हैं आप उसे। एक खूबसूरत लड़की है आपके सामने, बहुत ही सुंदर है, जिसको मेकअप की ज़रूरत नहीं, आप उसे बिंदी सुर्खी दिए जा रहे हैं। जिस चीज़ जो आपको एक हैंडसम आदमी सामने खड़ा है, उसने अच्छी यूनिफॉर्म पहनी है, ड्रेस पहनी है, आप उसको चेंज करना पे तुले हुए हैं। आप ये देखिए कि जितनी, जब आप मकान बनाते हैं तो मान लीजिए आपने उसके अंदर 5 कमरे सोचा बनाने के लिए, क्या आप छठा बना पाएंगे? कहाँ बनाएंगे? जगह नहीं है ना, जगह नहीं है। ऊपर को जाएंगे, ऊपर ही बनाएंगे ना। कितना ऊपर जाएंगे आप? उसकी भी एक लिमिट है। ये कोई बॉम्बे या दिल्ली नहीं है या चंडीगढ़ नहीं है, उस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पे कामयाब नहीं होने वाली। तो पहला तो ये है कि स्मार्ट सिटी की बात छोड़ दीजिए, आप शिमला ऑलरेडी स्मार्ट है, उसे डी स्मार्ट ना करें। दूसरी बात जो आपने क्या पूछी थी, एक सवाल था आपका कि जो शिमला है इसकी सोल खोती जा रही है। सोल खोती जा रही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा कि जो सेंटर का पोर्शन है वहाँ तो एटलीस्ट ये बचा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद सरकारों का। मगर आसपास का इलाका, बढ़ती गाड़ियाँ, बढ़ते मकान और लोगों का बदलता बिहेवियर, ये आपने कभी नोटिस किया है कि लोग सड़क पे चलते तो बड़े, जब हाथ पीछे रख के चलते हैं तो बड़े प्यार से चलते हैं, गाड़ी में बैठते ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बाइक पे बैठते ही बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से ये शिमला जो अपना जो लाइफस्टाइल है और अपना जो सोल है, ये डिज़ोल्व हो रहा है। हम दुआ करें और हम कोशिश करें कि ये ना हो। आपको क्या लगता है कि शिमला की जो ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ का जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जानी चाहिए और एक आम आदमी का उसमें किस तरह से योगदान होना चाहिए? बहुत ही संक्षेप में। देखिए, उसके लिए सरकारें कोशिश करती हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है, उनके और जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश करती हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर फिर से वही बात है कि आती है कि हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर। हमें भी तो, आप शिमला की 5 किलोमीटर की विसिनिटी में चले जाएं, आप गांव में पहुंच जाएंगे और गांव के अंदर आज भी वही ट्रेडिशंस हैं जो पहले हुआ करती थी। मगर जैसे ही आप टाउन में पहुंचते हैं, वहाँ लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। क्या इस लाइफस्टाइल के पीछे आपको लगता है कि जो शहरीकरण की वजह से जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं वो छाप छोड़ जाते हैं क्या? उनको छोड़ जाते हैं। इसका सोशल मीडिया का भी तो बहुत बड़ा रोल है। पर सोशल मीडिया तो उस गाँव में भी तो यूज़ होता है, लेकिन वहाँ लोग फिर भी उस चीज़ को बचा के रखते हैं क्योंकि उनकी अपनी कम्युनिटी है। हालांकि बदलाव वहाँ भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे, बदलाव वहाँ भी आ रहे हैं। लेकिन मैं कई लोग बुज़ुर्गों को देखता हूँ, वो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं जैसे हम करते थे, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो और बच्चे भी थोड़े उसको फॉलो करते हैं, मगर जैसे ही वो शहर में पहुँचते हैं उनकी सोच बदल जाती है। ठीक है, अंत में एक आखिरी सवाल, आप अपनी तरफ से एक इतिहासकार होने के नाते, एक टूरिस्ट गाइड होने के नाते भी ऐसा कोई खास मैसेज जो शिमला के लोग हैं और पूरे प्रदेश के लोग हैं उनको आप देना चाहें कि किस तरह से हम अपनी धरोहर को संभाल के रख सकते हैं, किस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हमें इस धरोहर को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है? मैं सरकार के लिए ज़रूर ही कहना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपका हेरिटेज जोन है, आप अपनी जो राजधानी है उसे आप यहाँ से हटा के कहीं और ले जाइए। पॉलिटिकल कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन शिमला को एक हेरिटेज कैपिटल के रूप में अगर आप तब्दील करें, हेरिटेज कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में अगर आप इसे बढ़ावा दें, तो वो मेरे ख्याल से इसकी धरोहर को बचाने के लिए सबसे अच्छा एफर्ट होगा। सर, तमाम जो आपने शिमला की बारीकियों को, इसके इतिहास को इतनी खूबसूरती से हमारे दर्शकों को बताया है और हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कहाँ से शिमला ने जो अपना खूबसूरत सफ़र था, कहाँ 12 घर से जो शिमलू से ये सफ़र शुरू हुआ और आज एक खूबसूरत शहर आज भी है। कुछ खामियां ज़रूर हैं जिनको जो है ठीक किया जा सकता है, बट एक खूबसूरत शहर है शिमला, अपनी विरासत को भी संजोए हुए है, कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए हुए है। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में हमने शिमला के इतिहास और उसके वर्तमान परिदृश्य को समझने की कोशिश की और इस तमाम बातचीत से जो एक बात समझ में आई है वो ये है कि हमारे शहर को समझने में, उसकी सोल को बनाए रखने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हम सभी का योगदान है। शिमला शहर और इसकी सांस्कृतिक धरोहर, इसकी परंपराओं, अपने रहन सहन के तरीके और ऐतिहासिक इमारतों को संजोए रखने में और हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को
उसको सुरक्षित और संरक्षित तरीके से उन तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आपकी है और हमारी है। इसका सौंदर्य, इसकी सांस्कृतिक धरोहर जिम्मेदारी के साथ हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संजो कर रख कर ही देनी होगी। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।